हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में दिए हुए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक एसएससी, बैंक और रेलवे जैसे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आज की क्लास देखने के बाद आपको मौलिक अधिकार एकदम साफ साफ समझ आ जाएंगे, सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे और एग्जाम में आने वाले सवाल आप आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, इस क्लास के अंत तक आप ये सब जान पाएंगे कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, कौन सा अधिकार किस आर्टिकल में आता है, किन अधिकारों पर क्या क्या लिमिटेशन और अपवाद हैं। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो भारत के हर नागरिक को संविधान ने दिए हैं ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, उसके साथ अन्याय न हो और सरकार भी उसके अधिकारों का उल्लंघन न करे। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अधिकार हैं जो भारत के हर नागरिक को संविधान ने दिए हैं। किसने दिए हैं? जो भी भारत का नागरिक है उन सबको क्या प्राप्त है? मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो हर भारत के नागरिक को वो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, उसके साथ अन्याय न हो और सरकार भी उसके अधिकारों का उल्लंघन न करे। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, सम्मान के साथ कैसे जिया जाता है, जब हम एक एक मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे तो आप अच्छे से समझ आ जाएंगे कि मौलिक अधिकारों के साथ आदमी है वो सम्मान के साथ कैसे जीता है। ये अधिकार फंडामेंटल इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्या है? इन जो अधिकार है इनको फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है, ये बहुत जरूरी है, ये संविधान में लिखे हुए हैं। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को तोड़ता है, आप उसका हनन करता है, तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए आप रात में सो रहे हो और कोई साइड में आपकी गली में क्या बजा रहा है? रात को 12 बजे डीजे बजा रहा है। क्या बजा रहा है? 12 बजे डीजे बजा रहा है। तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार दिया हुआ है, प्राण एवं दैहिक जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो इसके अंदर आपका क्या हुआ? मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्योंकि वो आपके सोने में डिस्टर्ब कर रहा है। रात को 12 बजे चला रहा है तो आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, तुरंत पुलिस आएगी और उस डीजे को बंद करा देगी। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर जो शादी समारोह होते हैं उनको लिमिटेशन दी हुई है कि 10 बजे के बाद में डीजे नहीं बजना चाहिए। तो ये क्या है? कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, अगर इनको कोई तोड़ता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स जरूरी क्यों है? तो हर व्यक्ति को इससे क्या मिलती है? बराबरी मिलती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता फंडामेंटल राइट से। सरकार भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो अधिकार छीन ले। अगर मान लीजिए सरकार कोई ऐसा कानून बनाना चाहे कि सरकार बोल दे कि नहीं, आप तो रात को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप निकल सकते हो, आपको क्या दी हुई है? आपके संविधान ने स्वतंत्रता दी हुई है। तो सरकार भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपके मौलिक अधिकारों का क्या करते हो? उल्लंघन करते हो या आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बना सकती। समाज में सम्मान और स्वतंत्रता बनी रहती है। जो एक मौलिक अधिकार होते हैं इनसे आपकी समाज में सम्मान और स्वतंत्रता बनी रहती है। अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि जो फ्लैट और नौकरी है सिर्फ एक जाति वालों को मिलेगी, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि संविधान सबको क्या देता है? बराबरी देता है। क्या देता है? बराबरी। अब मान लीजिए सरकार बोल दे कि भाई ये फ्लैट है वो ओनली जनरल वाले लोगों को मिलेंगे, एससी एसटी को नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? समानता के अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। क्या है? उल्लंघन है। तो ये आपका किसका उल्लंघन है? फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। अगर कोई स्कूल में कहे कि लड़कियों को इस स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो यह भी गलत है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो। जबकि हमारा संविधान कहता है कि आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे।
ऐसे ही अगर छुआछूत वाली बात है, अगर किसी को मंदिर, कुएं, दुकान में केवल जाति की वजह से रोका जाए, मान ले बोले अरे भाई आप एससी के हो, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, तो ये भी उस व्यक्ति के क्या है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। उसको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि वो कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, तो ये भी क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, क्योंकि छुआछूत को सरकार ने क्या किया हुआ है, खत्म किया हुआ है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हुए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। किसमें दी हुई हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, कुल 6 हैं। लेकिन याद रखिए पहले कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया है, इसी क्लास में जब हम आपको आर्टिकल 31 के अंदर था फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 के अंदर था। तो जब हम आर्टिकल 31 पर जाएंगे तो आपको वहाँ डिटेल में बताएंगे कि जो संपत्ति के अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से क्यों हटा दिया गया। तो यहाँ इतना याद रखिए, भारतीय संविधान जब बना था उस टाइम में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उनको एक को घटाकर अब इस टाइम कितने मौलिक अधिकार हैं, कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक है समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। एक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। एक है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 है। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है। मैंने आप इसमें आर्टिकल 31 छूट गया है, और जो आर्टिकल 31 है वही किससे संबंधित था, संपत्ति का अधिकार से संबंधित था। किससे संबंधित था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसको हटा दिया गया। इसलिए हमारे पास में इस टाइम जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। कितने हैं, टोटल 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये आर्टिकल किस में आता था, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आता था। तो अभी हमारे पास में कुल 6 मौलिक अधिकार आपको दिए हुए हैं। समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का आपको अधिकार दिया हुआ है जो आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है जो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। एक संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है जो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 है। और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे समानता के अधिकार। किसकी बात करेंगे, समानता के अधिकार, अर्थात आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। इस क्लास के अंदर हम पूरा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि समानता का अधिकार होता क्या है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है और 18 क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल राइट्स है वो कितने मौलिक अधिकार हमको दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक संस्थानों के लिए अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल हमको कितने अधिकार दिए हुए हैं, 6 अधिकार दिए, जिसमें समानता का अधिकार 14 से 18 है, फ्रीडम का अधिकार 19 से 22 तक है, 23-24 में है, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है, और संस्कृति का अधिकार किस में है, आर्टिकल 29 और 30 में, और जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो पॉलिटी का पार्ट 3 है वो कहाँ से कहाँ की बात करता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 की बात करता है। तो हम एक एक आर्टिकल को पहले पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे,
फिर आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में जो समानता का अधिकार देते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 उनके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 है वो राज्य की परिभाषा देता है। क्या देता है? राज्य की परिभाषा देता है। तो अगर कभी भी पॉलिटी में राज्य शब्द आता है तो राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं होता कि राजस्थान की बात कर रहा है, हरियाणा की बात कर रहा है, यूपी की बात कर रहा है, बिहार की बात कर रहा है या तमिलनाडु की बात कर रहा है। राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं होता। राज्य का मतलब होता है सरकारी संस्थान। क्या होती है? सरकारी संस्थान या उनके अधीनस्थ कोई सरकारी संस्थानें काम करती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? राज्य के अंदर आती है। किसके अंदर आती हैं? राज्य के अंदर आती हैं। तो राज्य होता है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है, जो भी लोकल अथॉरिटी होती है जो सरकार के अंडर में काम करती हैं वो भी आती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी, और इसके अंदर जितने भी संस्थान हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? स्टेट के अंदर आती हैं। तो ये याद रखिए, स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और उसके अधीन जो जितनी भी संस्थान आती हैं उन सब के बारे में बताता है। तो स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं, बल्कि ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उन सब के लिए यूज में लिया जाता है। तो आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? ये राज्य की परिभाषा देता है। क्या देता है? राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 12 बताता है कि किसे राज्य माना जाएगा, ताकि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो नागरिक उसके खिलाफ अदालत में जा सके। तो आर्टिकल 12 हमको ये बताता है कि हम किसको राज्य मानेंगे। भाई राज्य मानेंगे किसको? कि अगर मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हमको पता तो होना चाहिए कि हमारे किस राज्य के द्वारा ये उल्लंघन किया गया है, तो नागरिक उसके खिलाफ कहाँ जा सके? अदालत जा सके। तो आर्टिकल 12 के अनुसार अगर राज्य में क्या क्या शामिल होता है? भारत सरकार, पीएम ऑफिस और उसके मंत्रालय, राज्य सरकार, सीएम ऑफिस और पुलिस विभाग, संसद और विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और सरकारी नियंत्रण वाली संस्थान जैसे एसबीआई, एलआईसी, ओएनजीसी या सरकारी विश्वविद्यालय। ये सारे के सारे किसके अंदर आती हैं? राज्य के अंदर आती है। इन सबको क्या माना जाता है? राज्य माना जाता है। तो आपके दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए, राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है कि यूपी बिहार से है। राज्य का मतलब उसके अंदर भारत सरकार आते हैं, पीएम ऑफिस आते हैं और उसके मंत्रालय आते हैं भारत सरकार के। उसी तरह उसके अंदर राज्य सरकारें भी आती हैं, सीएम ऑफिस आती है और पुलिस विभाग आता है, संसद आती है, विधानमंडल आती है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और विधानसभा आती है, स्थानीय निकाय आते हैं, पंचायत आती है, नगर पालिका आती है, नगर निगम भी आती है, सरकारी नियंत्रण वाली संस्थान जैसे एसबीआई हो गई, बैंक हो गई, एलआईसी हो गई, ओएनजीसी हो गई, और जो सरकारी विश्वविद्यालय या स्कूल है वो किसके अंदर आती हैं? राज्य के अंदर आती हैं। अगर बात की जाए तो राज्य में क्या शामिल नहीं होता? प्राइवेट स्कूल शामिल नहीं होती, निजी बैंक शामिल नहीं होती और प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं होती। तो अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने बोला कि भाई सबको समानता का अधिकार है और इस स्कूल के अंदर तो भाई हमको इस स्कूल के अंदर तो लड़कियों के लिए कम सीटें दी जाती हैं जबकि लड़कों के लिए ज़्यादा सीटें दी जाती हैं। अब प्राइवेट स्कूल के ऊपर राज्य लागू नहीं होता, नहीं क्या नहीं लागू होते? प्राइवेट स्कूल के लिए इसको लागू नहीं किया जाता। तो राज्य के अंदर कौन कौन आते हैं ये सारे मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? राज्य के अंदर आते हैं। तो राज्य के अंदर ये पूरी भारत सरकार, राज्य सरकार, उसके अधीन जितने भी कार्यालय हैं वो सारे राज्य के अंदर आते हैं। सरकारी नियंत्रण वाली संस्थानें जैसे एसबीआई, एलआईसी, ओएनजीसी। लेकिन प्राइवेट स्कूल और जो निजी बैंक होती है और प्राइवेट कंपनी है वो राज्य के अंदर नहीं आती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कानून क्या हो जाएंगे? अमान्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमान्य हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए कोई भी हमारी संसद है वो कोई ऐसा कानून बना दे कि उससे आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो वो जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो वैसे ही क्या हो जाता है? नल एंड वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? उस कानून का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप हम सबको स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी सरकार ये कानून बना दे संसद कि कोई भी व्यक्ति रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता।
अब ये क्या बना दिया, सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन ये आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या है, उल्लंघन है। क्या है, उल्लंघन है। और इसलिए इस कानून को क्या बना दिया जाता है, नल एंड वॉइड, इस कानून को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो आर्टिकल 13 यही बात करता है, अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया हो जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहे हो, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो कानून नल एंड वॉइड हो जाता है। तो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, के खिलाफ है, तो वो कानून अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है। अब ये वॉइड का मतलब क्या होता है कि वो कानून लागू ही नहीं होगा। तो कानून अमान्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, इसका मतलब वो कानून लागू नहीं होगा। अर्थात सरकार ने ये बोल दिया कि रात को 10 बजे के बाद कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, तो वो कानून क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, कानून लागू ही नहीं होगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है। क्योंकि हमको स्वतंत्रता दी हुई है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो यानी ऐसा कानून होने के बावजूद उसे मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो संविधान के क्या है, खिलाफ है। अगर ऐसा कोई कानून आता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो आप उस कानून को नहीं मानना जरूरी नहीं है। आप उस कानून को नहीं मान सकते, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है। आर्टिकल 13 में दो चीजें बताता है। ये क्या कहता है, दो चीजें बताता है। एक तो पुराने कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले, क्या जब संविधान बना था उससे पहले के कुछ कानून तो होंगे जो भी ऐसे होंगे जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, और कुछ कानून ऐसे होंगे जब हमारा संविधान बन गया था उसके बाद में कुछ कानून बनेंगे। अगर उससे पहले भी कोई कानून ऐसा बना हुआ है तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया गया, जो हमारे संविधान बनने से पहले था। और संविधान बनने के बाद में भी ऐसा कोई कानून बनता है तो उसको भी क्या क्या कर दिया जाता है, अमान्य कर दिया जाता है। तो जो कानून, पुराने कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, जब हमारा संविधान बना था उससे पहले के कुछ कानून थे, तो जो कानून 26 जनवरी 1950 से पहले बने थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो उनका हिस्सा, उनका उतना हिस्सा क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा, जितना राइट से टकराता है। अगर कोई भी पहले का जो कानून, जो हमारा संविधान बना था उससे पहले का कोई ऐसा कानून हो जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो उस कानून का जो हिस्सा है जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, उस हिस्से को हटा दिया जाता है, उस हिस्से को नल एंड वॉइड माना जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में तो देख लीजिए, मान लो 1940 का कानून कहे कि कुछ लोगों को सार्वजनिक जगह पर जाने नहीं देंगे। क्या बना दिया, 1940 में कोई कानून बना दिया कि कुछ लोगों को सार्वजनिक जगह पर नहीं जाने देंगे। लेकिन जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तो ये उससे पहले की बात है। जब हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में हुआ था, तो ये उससे पहले की बात है। तो उससे पहले का ये जो कानून है ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ है, उल्लंघन होता है। तो ये इक्वलिटी के खिलाफ है, इसलिए वो पार्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसमें एक दूसरा भाग है नए कानून। किसकी बात करता है, नए कानून की बात करता है। ये उसकी बात करता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद वालों की बात करता है। किसकी बात करता है, संविधान लागू होने के बाद। तो जो कानून 26 जनवरी 1950 के बाद बनाए जाएंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगे तो वो कानून शुरू से ही क्या माने जाएंगे, अमान्य माना जाएगा। तो एक तो जो कानून जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा संविधान बना था उससे पहले के थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले के थे, तो वो तो अमान्य कर ही दिए जाएंगे। लेकिन अगर भविष्य में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद में भी अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो उस कानून को शुरू में ही क्या घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात कीजिए तो अगर आज कोई नया कानून बन जाए कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, तो ये तो भाई आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता का क्या है, हनन है। आप या तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या है, खिलाफ है। तो इसलिए ये कानून क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि आपको संविधान ने स्वतंत्रता दी हुई है कि आप कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर कोई ऐसा कानून बने कि
कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, इसलिए उस कानून को क्या बना दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 आपको अच्छे से समझ आ गया कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस कानून को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 12 और 13 के बारे में आपको मैंने आप बता ही दिया डिटेल में। आर्टिकल 13 राज्य की परिभाषा की बात करता है और आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है, और आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून बने जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस कानून को क्या घोषित कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। ये किसके अंदर आते हैं, समानता का अधिकार। किसके अंदर आते हैं, तो जो हमारा समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। तो जो राइट टू इक्वलिटी, जिसको इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोला जाता है, समानता का अधिकार, वो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण देता है। तो कानून के सामने आप सभी क्या है, समान है। ये कि कौन बात करता है, आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि आपके साथ में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी या पदों में अवसर की समानता देना। तो जो सरकारी नौकरी या पद है उसमें सभी को समान अवसर देने की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 16 में कही गई है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत को समाप्त करता है और इसे क्या मानता है, अपराध मानता है। क्या मानता है, अपराध मानता है। जो आर्टिकल 17 है वो हमारे छुआछूत है उसको समाप्त करता है, और अगर कोई छुआछूत करता है तो उसको क्या मानता है, अपराध मानता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है और समानता को बढ़ाता है। तो जो आर्टिकल 18 है वो किसकी बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल 17 वो छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी या पदों में समान अवसर की बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति और लिंग और जन्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा की बात करता है। और आर्टिकल 14 बात करता है कि कानून के सामने सभी क्या है, समान है, और कानून का सभी को समान संरक्षण देता है। तो अभी तक हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बारे में थोड़ा ओवरव्यू पढ़ा कि होता क्या है। अब हम आर्टिकल 14 से लेकर जो आर्टिकल 18 है वो जो समानता के अधिकार के अंदर आते हैं उन सब के बारे में एक एक आर्टिकल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने समानता या कानून से समान संरक्षण। किसकी बात करता है, कानून के सामने सभी समान है और कानून सभी को समान संरक्षण देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कानून के सामने सभी समान कैसे, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये कोई अमीर व्यक्ति है और ये कोई गरीब व्यक्ति है। मान लीजिए इसने किसी का मर्डर किया और इसने भी किसी का मर्डर कर दिया। तो अगर इसने किसी का मर्डर किया है तो मान लीजिए अगर गरीब आदमी ने किसी का मर्डर किया है तो उसको भी 10 साल की सजा होगी, और अगर अमीर आदमी ने अगर कोई मर्डर किया और कानून में लिखा हुआ है कि 10 साल की सजा है तो मर्डर पे, तो अमीर आदमी की भी क्या होगी, 10 साल की ही सजा होगी। तो कानून के सामने सभी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून सभी के लिए समान है, अगर आप कोई अपराध करते हो या हमारा मुख्यमंत्री कोई अपराध करता है या हमारा कोई एमएलए कोई अपराध करता है, सब कानून के सामने समान है, सभी को समान सजा दी जाएगी। तो याद हो, आपको अच्छे से समझ आ गया, कानून के सामने सभी समान है। कानून भेदभाव नहीं करता कि ये अमीर व्यक्ति है इसको कम सजा दीजिए और उसी केस में किसी गरीब व्यक्ति को ज्यादा सजा नहीं दे सकते। अगर कानून है, मान लीजिए आपने अगर किसी का मर्डर किया है और कानून में है कि मर्डर करने पर आपको 10 साल की सजा है, तो आप चाहे अमीर ने मर्डर किया हो चाहे गरीब ने मर्डर किया है, दोनों को समान सजा मिलेगी और 10 साल की ही मिलेगी। तो अमीर और गरीब कानून के सामने सभी समान है।
कानून कभी अमीर और गरीब में क्या नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में सबको बराबरी मिलेगी और सब पर कानून एक जैसा लागू होगा। कैसा होगा? एक जैसा लागू होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। गलती कोई भी करे, नेता हो, ऑफिसर हो या कोई आम आदमी हो, सजा सबको समान मिलती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई नेता हो या ऑफिसर हो या कोई आम आदमी हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, अगर वो गलती करते हैं तो गलती के लिए सबको सजा मिलेगी और सबको समान सजा मिलती है। लेकिन बराबरी का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए एक जैसा नियम होगा। जहां जरूरत होगी वहां अलग नियम बनाए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा भी नहीं है कि बराबरी का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए एक जैसा नियम होगा, जहां जरूरत होगी वहां अलग नियम भी बनाए जा सकते हैं। अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसने कोई मर्डर किया है, और एक 18 साल की उम्र से ज़्यादा का व्यक्ति है, उसने कोई मर्डर किया है। तो 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति के लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो कम है, जबकि जो 18 साल से उम्र का जो ऊपर का ज़्यादा का व्यक्ति होता है उसको सज़ा का प्रावधान क्या मिलता है? ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। तो महिलाओं के लिए जैसे अलग लाइन बन सकती है, बच्चों के लिए अलग कानून बनते हैं, और विकलांगों के लिए क्या होगी? अलग सुविधा होती है। अब ऐसे कैसे होती है? अब जैसे मान लीजिए रेलवे है, तो रेलवे क्या करता है? विकलांगों के लिए अलग डिब्बा होता है। क्या होता है? अलग डिब्बा होता है। तो आप तो बोलोगे भाई ये तो समान कानून है नहीं है, कि विकलांगों के लिए अलग डिब्बा कैसे है भाई? जब डिब्बे सब है तो सब सेम डिब्बे होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार ये क्या है? ये भेदभाव नहीं है, ये क्या होती है? मदद होती है। तो महिलाओं के लिए अलग लाइन होती है, ये महिलाओं के लिए मदद की बात करता है। बच्चों के लिए जो अलग कानून है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग कानून होता है। और जैसे विकलांगों के लिए जो सुविधाएं दी जाती है सरकार द्वारा, तो ये भेदभाव नहीं है बल्कि क्या है? मदद है। क्या है? ये मदद होती है। तो आर्टिकल 14 बात करता है कि सबके लिए बराबरी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से नियम अलग नियम हो सकते हैं। तो जैसे महिलाओं के लिए अलग लाइन होती है, बच्चों के लिए अलग कानून होता है, विकलांगों के लिए अलग सुविधाएं होती हैं हर जगह। आपने देखा होगा, आप जब ट्रेन में जाते हो तो विकलांग के लिए क्या है? अलग डिब्बा है। तो आपके अनुसार तो यार ये कानून सबके लिए सेम कानून है नहीं है, विकलांग के लिए अलग डिब्बा क्यों है? तो वो क्या है? वो भेदभाव नहीं है, बल्कि वो उनकी क्या की जा रही है? मदद की जा रही है। क्या की जा रही है? मदद की जा रही है। तो आर्टिकल 14 सबके लिए बराबरी की बात करता है, कोई भेदभाव नहीं करने की बात करता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जगह या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। अब इसका मतलब ऐसे है, मान लीजिए आपका धर्म हिंदू है, किसी व्यक्ति का धर्म मुस्लिम है, तो सरकार ना हिंदू मुस्लिम आपका धर्म होने के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकती। अब जैसे आप लड़का है, वो लड़की है, तो सरकार उसमें भी भेदभाव नहीं कर सकती। तो धर्म, जाति, अब मान लीजिए आप नीची जाति से है, कोई ऊपरी जाति से है, तो सरकार आप उसके अनुसार भेदभाव आपसे नहीं करेगी। तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकना है। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो अब इसका मतलब समझिए, जैसे कोई हिंदू मुस्लिम होने की वजह से आपके साथ अलग व्यवहार नहीं होगा, कि हिंदू के साथ अलग व्यवहार हो रहा हो, मुस्लिम के साथ अलग व्यवहार होता हो। कोई ऊंची नीची जाति की वजह से अलग अलग व्यवहार नहीं होगा, सबसे समान व्यवहार होगा। अगर एसटी का भी है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा जनरल के साथ करते हैं। लड़का या लड़की होने की वजह से मौका या अधिकार कम नहीं होंगे। कोई जगह या परिवार के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अगर आप किसी राज्य में जाते हो, अगर मान लीजिए आप यूपी के हो और आप बिहार में जाते हो, तो बिहार राज्य है वो आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि आप यूपी के हो। तो भेदभाव क्या है? खत्म करता है। तो लेकिन इसमें एक अपवाद है, आपको ध्यान रखना है।
सरकार कुछ लोगों को मदद दे सकती है। क्या दे सकती है? मदद दे सकती है। जैसे महिलाएं, बच्चे, एससी एसटी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, ये मदद भेदभाव नहीं है बल्कि क्या है? न्याय है। क्या है ये? न्याय है। तो सरकार कुछ लोगों को मदद दे सकती है, जैसे महिलाएं, बच्चे, एससी एसटी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर लोग। तो ये भेदभाव नहीं है, मदद, ये मदद है, ये कोई भेदभाव नहीं होता। तो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद ये है कि सरकार कुछ लोगों की मदद दे सकती है, कुछ लोगों को, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। तो ये मदद भेदभाव नहीं है बल्कि न्याय है। क्या है ये? न्याय है। तो आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जरूरतमंदों को मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी या पदों में अवसर की समानता देता है। तो आर्टिकल 16 है वो सरकारी नौकरी और पदों में किसकी समानता देता है? अवसर की, समान अवसर की समानता देता है। तो आर्टिकल 16 में ये कहा गया अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें सभी को क्या दिया जाएगा? समान अवसर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको समान मौका मिलेगा। तो आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसमें सभी को क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अर्थात समान मौका मिलेगा। मतलब सरकारी नौकरी में किसी को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जगह या जन्म के आधार पर रोका नहीं जा सकता। तो क्या नहीं किया जा सकता? सरकारी नौकरी में किसी को धर्म, जाति और लिंग, भाषा और जगह या जन्म के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? रोका नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, सरकार कुछ लोगों को नौकरी में रिजर्वेशन दे सकती है। क्या कर सकती है? सरकार कुछ लोगों को नौकरी में रिजर्वेशन दे सकती है, जैसे एससी एसटी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग। तो ये जो सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है ये कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि जिनको जरूरत है उनकी सरकार ने क्या की है? मदद की है। क्या की है? मदद की है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको समान मौका मिलेगा। मतलब सरकारी नौकरी में किसी को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जगह या जन्म के आधार पर रोका नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, सरकार कुछ लोगों को नौकरी में क्या दे सकती है? आरक्षण दे सकती है। आपके दिमाग में ये चीज आती है ना कि सरकार यार हमसे भेदभाव क्यों करती है? हम जनरल के हैं तो हमको सरकार अलग से वैकेंसी, अलग सीटें निकालती है, ओबीसी की अलग होती है, एससी की अलग होती है, उनकी कट ऑफ हमसे वैसे ही कम जाती है, उनको आरक्षण क्यों दिया गया? तो उनको आरक्षण दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है? क्योंकि वो जरूरतमंद है, उनको आवश्यकता है आरक्षण की। वो क्या हुए हैं? पिछड़े हुए हैं। उनको सरकार को क्या करना है? उनको ऊपर लेके आना है। वो पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर लेके आना है। तो उसके लिए सरकार उनको क्या दे सकती है? आरक्षण दे सकती है। तो जो ये सरकार आरक्षण देती है ये आपके साथ में भेदभाव नहीं है, बल्कि जो जरूरतमंद है उनकी क्या कर रही है? सरकार मदद कर रही है। तो आर्टिकल 16 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सरकारी नौकरी में सबको समान मौका मिलेगा। अगर सरकारी नौकरी में किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जगह और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सरकार कुछ लोगों को नौकरी में रिजर्वेशन दे सकती है, जैसे एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जो विकलांग लोग होते हैं उनको सरकारी नौकरी में क्या दिया हुआ रहता है? रिजर्वेशन दिया हुआ रहता है। उनकी सीटें कुछ फिक्स होती हैं, वो उन्हीं कैटेगरी के लोगों से भरी जाती है। तो ये जो भेदभाव नहीं है जो ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, बल्कि ये जरूरतमंदों की क्या की जा रही है? मदद की जा रही है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है छुआछूत को समाप्त करने की। किसकी बात करता है? छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को छू सकते हैं। अगर वो ऐसा छुआछूत करता है, अगर आप मान लीजिए कोई मंदिर है तो उस मंदिर में आप जा सकते हो। आपको ऐसे राज्य, कोई भी राज्य जैसे आपको रोक नहीं सकता कि आप नीची जाति से हो, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि इस आर्टिकल 17 में छुआछूत को क्या किया हुआ है? समाप्त किया हुआ है।
तो आर्टिकल 17 कहता है कि भारत में छुआछूत पूरी तरह खत्म है, जिसको हिंदी में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी बोला जाता है। जो ये करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई आपके साथ में छुआछूत करता है, मान लीजिए आप नीची जाति से हैं, कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आपको अपने गांव में मंदिर पर नहीं जाने देता है, तो ये किसका उल्लंघन है? आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 17 का। अगर ऐसा वो कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी क्या होगी? कार्रवाई होगी। तो ये एक कानूनी दंडनीय अपराध है। अगर आपके साथ में कोई छुआछूत करता है, आपको बोलता है अरे आप तो नीची जाति के हो, आप इस मंदिर में मत घुसिए, आपके लिए अलग बर्तन देते हैं खाने के लिए, आपके साथ में अगर वो छुआछूत कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये कानूनी दंडनीय अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंची या नीची जाति नहीं माना जाएगा। तो सरकार के उसमें सभी लोग बराबर है, किसी को ऊंची नीची जाति नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, जैसे अगर किसी को उसकी जाति की वजह से छूने लायक न समझना गुनाह है। अगर किसी की मान लीजिए जाति एससी की है और उसको जो जनरल का आदमी है वो उसको नहीं छू रहा है, क्या नहीं कर रहा है? वो छू नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? वो छुआछूत कर रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है? छुआछूत कर रहा है। तो ये जो छुआछूत कर रहा है ये कानूनी दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। अगर किसी को मंदिर, स्कूल, पानी या किसी जगह पर जाने से रोका जाता है तो जो ये भी क्या है? गुनाह है। क्या है? गुनाह है। किसी को जाति की वजह से अलग आप अलग बर्तन देते हो और उसको अलग बैठने की जगह देते हो, तो ये भी क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आर्टिकल 17 है वो छुआछूत के अंत की बात करता है। तो आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके लिए किसकी बात करता है? सजा की बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। आप, इसका मतलब यह है कि आप कोई भी उपाधि आपके नाम के साथ में नहीं लगा सकते हो। आप ये नहीं लिख सकते राजा। अब जैसे मेरा नाम अशोक है तो मैं रॉबर्ट हुक अशोक, अगर मेरे को किसी ने उपाधि दी हुई है तो मैं उस उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हूँ। अब जैसे मान लीजिए आर्टिकल 18 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति विरासत में मिलने वाले टाइटल्स नहीं रख सकता और सरकार किसी को नए खिताब भी नहीं दे सकती। अगर मान लीजिए विरासत में किसी को रॉबर्ट नाइट, किसी को रॉबर्ट हुक की किसी को उपाधि मिली थी जो पहले, तो उन टाइटल्स खिताबों को वो अपने पास नहीं रख सकता और सरकार किसी को नए खिताब भी नहीं दे सकती। उपाधियों को क्या किया हुआ है? अंत किया हुआ है। क्या किया? आर्टिकल 17 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो आर्टिकल 17 नहीं, सॉरी, आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 है वो छुआछूत के अंत की बात करता है, और जो हमारा आर्टिकल 18 है वो कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जिनको विरासत में मिलने वाले खिताब नहीं रख सकता और सरकार किसी को नए खिताब भी नहीं दे सकती। इसका मतलब यह है कि पहले भारत में कुछ लोग थे को राजा, नवाब, सर, रईस, जमींदार जैसे खास टाइटल मिलते थे, जिससे उनकी समाज में एक अलग ऊंची पहचान हो जाती थी। क्या हो जाती थी? अब किसी को राजा का टाइटल मिल गया, नवाब का मिल गया, सर का मिल गया, रईस का मिल गया, जमींदार का मिल गया, तो उसकी समाज में क्या हो गई? एक ऊंची पहचान हो जाती है। तो इससे तो क्या हो गया? आपके जो कानून, जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो गया ना भाई। कानून के सामने तो सभी समान है, सभी को समान माना गया है। तो अगर सभी को समान माना गया, जब आप इनको ये उपाधि दे दोगे तो उपाधि से तो उनका ओहदा क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका एक ओहदा बढ़ जाता है। अब गांव में किसी को आप बोल दीजिए, किसी को बोलोगे अरे यार ये तो रईस है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा जमींदार है, तो उसका तो ओहदा बढ़ गया ना। तो लेकिन भारत तो ये क्या नहीं कर सकती? ऐसा सरकार नहीं कर सकती। मतलब पहले भारत में कुछ लोगों को जो राजा, नवाब, सर, रईस, जमींदार जैसे खास टाइटल मिलते थे, जिससे उनकी समाज में एक अलग ऊंची पहचान बन जाती थी। तो संविधान ये कहता है कि अब ऐसे टाइटल किसी को नहीं दिए जाएंगे और नहीं कोई इनका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये संविधान कहता है कि पहले जिसको मिल गया वो ठीक है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद में ये कहा गया है कि अब ऐसे टाइटल किसी को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो टाइटल देते हैं इससे क्या है? समाज में समानता नहीं रहती है।
तो संविधान आर्टिकल 18 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति विरासत में मिलने वाले खिताब नहीं रख सकता और सरकार किसी को नए खिताब भी नहीं दे सकती है। लेकिन ध्यान रखना, सरकार आपको अवार्ड दे सकती है। क्या दे सकती है? अवार्ड। खिताब नहीं दे सकती, लेकिन आपको अवार्ड दे सकती है। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको सरकार क्या देगी? अवार्ड देगी। जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो भारत रत्न, ये अलाउ है क्योंकि ये सिर्फ सम्मान है, ये कोई खास तरह की उपाधि या अधिकार नहीं देते। तो ये जो जैसे सरकार हमको पद्म श्री देती है, पद्म भूषण देती है, पद्म विभूषण देती है या भारत रत्न देती है या कोई और अवार्ड देती है, तो सरकार ये अवार्ड आपको दे सकती है क्योंकि ये सिर्फ आपका क्या है? एक सम्मान है। क्या है? ये सिर्फ आपका एक सम्मान है, कोई खास तरह की उपाधि या अधिकार नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन को दिया हुआ है, अवार्ड दिया हुआ है, जैसे सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया हुआ है, तो ये उनको क्या है? सम्मान है। उनका क्या किया हुआ है? सम्मान किया है। वो किसी तरह की कोई खास उपाधि या अधिकार उनको नहीं दिया गया है। तो आर्टिकल 18 राजा नवाब जैसे टाइटल बंद प्लस अवार्ड चलेंगे। अगर किसी को आप अवार्ड दे सकते हो, लेकिन साथ जो जितने टाइटल हैं वो आप किसी को नहीं दे सकते हो। तो अभी तक हमने पूरा डिटेल में मौलिक अधिकारों के बारे में बता। इस क्लास के अंदर हमने जाना कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल इस क्लास के अंदर हमने जाना कि आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, जो हमको बताता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 है, वो कहता है कि कानून के आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है कोई भी कानून, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा कि कानून के सामने सभी समान है और कानून के सभी को समान संरक्षण देता है। आर्टिकल 15 बात करता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 बताता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 है जो छुआछूत के अंत की बात करता है, और जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। तो अभी तक हमने इन सब आर्टिकल के बारे में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 में स्टेट का अर्थ क्या है। तो जो आर्टिकल 12 में स्टेट है उसका अर्थ केवल राज्य सरकार है या केवल केंद्र सरकार है या सरकार या उससे जुड़ी संस्थान है या केवल न्यायालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार व उससे जुड़ी हुई संस्थान है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का अर्थ होता है सरकार व उससे जुड़ी हुई संस्थान है। तो आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट की क्या देता है? परिभाषा देता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में स्टेट में कौन शामिल है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शामिल होता है, पार्लियामेंट भी शामिल होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल होता है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार आदि सभी किस में आते हैं? स्टेट में आते हैं। आर्टिकल 12 में लोकल अथॉरिटी का उदाहरण क्या है? तो लोकल अथॉरिटी में आता है नगर निगम, पंचायत और नगर पालिका। ये सारे के सारी किसके अंदर आती हैं? लोकल अथॉरिटी के अंदर आती है। किसके अंदर आती हैं? लोकल अथॉरिटी के अंदर आती है। इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो लोकल अथॉरिटी में नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत जैसे निकाय आते हैं। आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटी का अर्थ क्या है? तो अदर अथॉरिटी वो होती है जो सरकार के नियंत्रण में कार्य रहते हैं। क्या है? जो सरकार के नियंत्रण में कार्यरत संस्थान होती हैं उनको अदर अथॉरिटी कहा जाता है। तो सरकार के कंट्रोल में काम करने वाली संस्थानें भी स्टेट में आ सकती है, उनको क्या बोला जाता है? अदर अथॉरिटी कहा जाता है। आर्टिकल 13 का मुख्य प्रावधान क्या है? तो आर्टिकल 13 है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई कानून है तो उसको क्या मानता है? शून्य मानता है। क्या मानता है? शून्य मानता है। तो आर्टिकल 13 का मुख्य प्रावधान क्या है? अगर कोई कानून ऐसा बनाया गया है जिससे आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो उस कानून को क्या माना जाएगा? अमान्य माना जाता है। तो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य है। तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो अगर कोई कानून बना है उसको क्या मानता है? अमान्य
मानता है। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 के अनुसार फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बना कानून क्या होगा? शून्य या अमान्य होता है। नेक्स्ट, संविधान से पहले के कानून यदि मौलिक अधिकारों से टकराते हैं तो क्या होगा? तो जितना भाग जो संविधान से पहले के कानून का मौलिक अधिकारों से टकराता है, अगर उनसे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो जितने भाग से आपका उल्लंघन हो रहा है उस भाग को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। तो ये पूरे देश में लागू नहीं होगा, कभी शून्य नहीं होंगे, केवल संसद तय करेगी, ऐसा नहीं है। अगर संविधान से पहले का कोई कानून है और उससे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कानून को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाता है, अमान्य माना जाएगा। ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 13 में बताया गया है। तो पुराने कानून का वह हिस्सा इनवैलिड होगा जो राइट से टकराए है। फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने वाला प्रमुख अनुच्छेद कौन सा है? तो जो फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है वो प्रमुख अनुच्छेद कौन सा है? 13 ही है। कौन सा है? 13 ही है, क्योंकि आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो उसको क्या बनाता है? अमान्य करता है। क्या करता है? अमान्य करता है। इसीलिए आर्टिकल 13 को फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने वाला प्रमुख अनुच्छेद माना जाता है। आर्टिकल 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक किसके अंदर आते हैं? समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? समानता का अधिकार के अंदर आते हैं। जबकि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आर्टिकल 25 से 28 है वो किसके अंदर आते हैं? धर्म की स्वतंत्रता के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के अंदर आता है। आर्टिकल 14 में कौन सी दो बातें आती हैं? तो आर्टिकल 14 में कानून के सामने सभी समान है, और कानून सभी को समान क्या देता है? संरक्षण देता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को समान क्या दिया हुआ है? कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, वो कानून के सामने सभी समान है और कानून सभी को समान संरक्षण देता है। आर्टिकल 15 किस चीज को रोकता है? तो आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? भेदभाव की बात करता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव क्या है? वर्जित है। आर्टिकल 15 में भेदभाव किन आधारों पर माना जाता है? तो रिलीजन के आधार पर, रेस या कास्ट के आधार पर भी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सभी के आधार पर माना जाता है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और सेक्स के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। आर्टिकल 15 का संबंध किस अधिकार से है? तो आर्टिकल 15 भी किसके अंदर आता है? समानता के अधिकार के अंदर आता है, क्योंकि आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 18 किसके अंदर आते हैं? समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत संभव है? तो जो महिलाओं और बच्चे हैं उनके लिए जो विशेष प्रावधान है वो आर्टिकल 15 के तहत है। किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 15 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 16 है वो सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अनुच्छेद 16 किस क्षेत्र में लागू होता है? तो अनुच्छेद 16 है जो सरकारी नौकरी और पद में लागू होता है। ये गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ है। तो जो आर्टिकल 16 है वो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ है। और जो रिजर्वेशन की बात करता है वो कौन सा आर्टिकल करता है? 16 ही है जो रिजर्वेशन की बात करता है। रिजर्वेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 16 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? भर्ती में सभी को क्या दिया जाएगा? जो सरकारी भर्ती होती है उसमें सभी को क्या मिलेगा? समान अवसर देना। किसकी बात करता है? भर्ती प्रक्रिया में फेयर चांस, मतलब सभी को समान अवसर देने की बात करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल 17 वो छुआछूत के अंत की बात करता है, और अगर उसके बाद में भी कोई छुआछूत करता है तो वो क्या है? दंडनीय अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो यह आर्टिकल 17 के तहत होता है।
आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत। तो टाइटल को अबॉलिश खत्म करने की बात करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 18 के अनुसार राज्य क्या नहीं दे सकता? तो राज्य खेल पुरस्कार नहीं दे सकता, शैक्षणिक डिग्रियां नहीं दे सकता, उपाधि या टाइटल नहीं दे सकता, या प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। तो देखिए, राज्य होता है खेल पुरस्कार आपको दे सकता है, शैक्षणिक डिग्री आपको दे सकता है, प्रमाण पत्र आपको दे सकता है, लेकिन जो राज्य है वो आपको उपाधि या टाइटल नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आर्टिकल 18 अनुसार राज्य आपको क्या नहीं दे सकता? उपाधि और टाइटल नहीं दे सकता है। भारत में उपाधियां समाप्त करने का उद्देश्य क्या है? तो अगर भारत में जो उपाधियां उसको समाप्त करने का उद्देश्य ओनली क्या है? समानता को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाना है? समानता को बढ़ाना है। तो उपाधियां सामाजिक असमानता बढ़ाती हैं। जो उपाधियां होती हैं उनसे समाज में क्या होती है? एक असमानता बढ़ती है, इसीलिए उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों के अंत करने से जो समाज है उसमें क्या बढ़ेगी? समानता बढ़ेगी। सभी लोग समान माने जाएंगे। अगर आप किसी को उपाधि देते हो तो वो लोगों में क्या हो जाती है? एक तरह की असमानता हो जाती है, क्योंकि समाज में जिसको आप सरकार अगर उपाधि देगी तो उसको समाज में क्या माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा। राइट टू इक्वलिटी का सही आर्टिकल रेंज क्या है? तो जो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता अधिकार है वो किस में बात की गई है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में बात की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।